मोहनीश गाड़ी से घर तक आ गया था। उसने तुरंत घर का गेट खोलकर गाड़ी पार्क की और अंदर हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गया। जुआ वो फिर कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। महापिशाच की शक्तियों की वजह से मेरे खून की प्यास बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे सिर्फ बुरे लोगों को ही मारना है। फिर से प्रिया या अनीश जैसे किसी मासूम इंसान की जान मेरे हाथों नहीं जानी चाहिए। पापा तो अभी ऑफिस बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। फिर कौन आ गया दरवाजे पर दोपहर में, देखता हूँ। मोहनीश ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने शुभम था। कैसे हो मोहनीश? मैंने सुना तुम्हारे ऑफिस में 2 लोगों का मर्डर हो गया, तो बस तुम्हारा हाल पूछने चला आया। तुम फिर आ गए यार। तुमको एक बार में ये बात समझ नहीं आती क्या कि मुझे तुमसे या तारा से कोई मतलब नहीं रखना। हम लोग स्कूल में जिगरी दोस्त थे भाई, तो ये कैसे भूल गया? इतनी भी क्या अकड़ है कि तुम मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है? अजीब जबरदस्ती है यार। जब बात नहीं करनी तो नहीं करनी। वैसे भी मेरे पास बहुत काम है शुभम। हमारी कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्टर मिला है, जिसकी वजह से माइनिंग प्रोजेक्ट वापस शुरू होने वाला है। अच्छा, तो तेरे पास टाइम क्यों नहीं है? तू तो वैसे भी जरा से फिजिकल कामों में थक जाता है, तो माइनिंग ऑपरेशंस को तो तू सुपरवाइज कर ही नहीं पाएगा। काम तो करना ही पड़ेगा ना भाई। सबके पास तेरी तरह बाप का बनाया हुआ बिजनेस तो नहीं होता। कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। मोहनीश, अपने लिमिट में रह। मेरे पापा तक जाने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं तुझे दोस्त समझकर मिलने आया, और तू है कि क्या कर लेगा? मैं तेरे बाप क्या, तेरी होने वाली बीवी पर भी जाऊंगा। वो 2 कौड़ी की तारा किसी लायक नहीं है। पहले जब मेरे साथ थी तब मेरे पीठ पीछे तेरे साथ अफेयर किया, फिर जब तेरे साथ आई तब भी न जाने और किस किस के साथ अफेयर होगा उसका। मोहनीश! शुभम अपना हाथ उठाकर मोहनीश को थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन मोहनीश ने उसकी कलाई को हवा में ही अपने हाथ पर रोककर पीछे धक्का दे दिया। शुभम हैरान रह गया। ये तूने कैसे किया? तू तो बचपन से ही नाजुक था। अब मैं नाजुक नहीं रहा शुभम, इसलिए मुझसे सोच समझ कर उलझना। तू बदल गया है मोहनीश, पूरी तरह से बदल गया है। बदलना पड़ा शुभम, क्योंकि ऐसी दुनिया में सीधा बनकर सरवाइव नहीं किया जा सकता, जहाँ सब एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ना चाहते हो। शुभम ने कुछ देर अजीब नजरों से मोहनीश को घूरा, उसके बाद वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर माधव जीप में शांति से बैठे थे। ड्राइविंग करते हवलदार मोतीलाल ने उनकी तरफ देखा। क्या बात है सर, आप तो काफी शांत लग रहे हैं तांत्रिक मनक से बात होने के बाद से। मैं उनकी कही गई बातों के बारे में ही सोच रहा था मोतीलाल। मैं महापिशाच जैसी किसी चीज में तो नहीं मानता, लेकिन मनक ने कहा कि महापिशाच की ऊर्जा किसी युवक के अंदर है, जो माइनिंग करवाने के लिए धारकोट गया था। देहरादून से उस जगह तो मोहनीश अपने बॉस श्वेताब के साथ ही गया था। उसके बाद से मोहनीश को हार्ट अटैक आया, फिर वो एकदम से बिना आराम किए सही भी हो गया, और उसकी पर्सनैलिटी, बातचीत करने का तरीका पूरी तरह बदल गया। मैं अपने बेटे की फिजिकल कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। क्रॉनिक फटीग के चलते वो 1-2 किलोमीटर पैदल भी नहीं चल सकता था। जिम की तो शक्ल तक नहीं देखी, और ना ही स्कूल में किसी स्पोर्ट्स में भाग लिया। वो इतना नर्वस था कि उसे सब बुली करते थे। अगर मेरी पुलिस की नौकरी ना होती तो वो और ज्यादा बुली होता। आज तक कॉलोनी वाले भी उसे ताना मारते रहे, लेकिन जब वो धारकोट से आया तो एकदम बदल ही गया। किसी से बहस ना करने वाले मेरे कमजोर से बेटे ने 2 गुंडों को मार भगाया हॉस्पिटल में, फिर मेहता और उसके पहलवान बेटे को चुप करवाया। और तो और उसकी बातचीत में भी दबंगई साफ झलकती है। इतने सालों तक मैंने उसे इस दुनिया से बचा कर रखा था। इतने सालों में पहली बार मुझे लगा कि उसे मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं सर कि आपके बेटे के अंदर महापिशाच है? ये बात तुमने मेरे सामने तो कह दी मोतीलाल, लेकिन डिपार्टमेंट के किसी और बंदे के सामने मत बोल देना, वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं मोहनीश पर पर्सनली नजर रखूंगा। वो कहाँ आता जाता है, किससे मिलता है, सब बातों को नोटिस करूंगा। तभी पता चल पाएगा कि उसके अंदर आए बदलाव की वजह क्या है। तब तक ये महापिशाच वाली बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। उस दूसरे लड़के अनिल को भी ढूंढना है, वो भी गायब है। आप फिक्र मत कीजिए सर, आपकी इज्जत तो हम डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा करते हैं। इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा। आप अपने हिसाब से अपने बेटे की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। शाम का समय हो गया था। मोहनीश आराम से नहा धोकर हॉल में सोफे पर बैठा था।
उसने टीवी ऑन करके सीधे न्यूज चैनल लगाया। देहरादून के आरबी बैंक को लूटने के लिए 4 लुटेरे घुसे बैंक के अंदर। उन्होंने बैंक के मैनेजर समेत 24 एम्प्लॉयज को अपना हॉस्टेज बना लिया है। क्या पुलिस इनसे नेगोशिएट कर पाएगी? मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मेरे शरीर के अंदर मौजूद महापिशाच के खून की प्यास भड़क उठी है। प्रिया और अनीश को एक्सीडेंटली मारने का प्रायश्चित करने का टाइम आ गया है। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। मुझे महापिशाच की शक्तियों का इस्तेमाल सही काम के लिए करना चाहिए। हेलो पापा। मोहनीश, तुम्हारी कलीग प्रिया और उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अब एक नई सिचुएशन सामने आ गई है। हमारे एरिया में एक बैंक रॉबरी हुई है। मुझे सर्कल ऑफिसर के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करने जाना होगा। तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा, आप ध्यान रखिएगा। मोहनीश ने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आप अपने तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए पापा, मैं अपने तरीके से करता हूँ। 2-3 पुलिस जीप्स उस बैंक के बाहर खड़ी हुई थी। एक और पुलिस जीप वहां आई, जिसमें से माधव बाहर निकले। एक पुलिस वाला दौड़कर उनके पास पहुंचा। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या सिचुएशन है यहाँ पर? 4 रॉबर्स हैं सर, जिनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स हैं। उन्होंने पूरे स्टाफ को हॉस्टेज बना लिया है। उनकी डिमांड क्या है? उन्होंने बैंक तो लूट ही लिया है, अब वो यहाँ से निकलने के लिए कोई पुलिस व्हीकल चाहते हैं। इतनी देर में एक रिपोर्टर अपने कैमरामैन के साथ वहां आ गया। वो माधव के मुंह के पास माइक ले गया। सर, इन लुटेरों से हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस क्या कर रही है? हम आपको अपनी प्लानिंग थोड़ी बताएंगे सर। और आप मीडिया वाले इतना आगे आगे कैसे आ रहे हैं? पीछे जाइए, चलिए। अंदर बैंक के लोग रिसेप्शन डेस्क के पास ही अपने घुटने मोड़कर जमीन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। 2 हट्टे कट्टे लोग हाथ में राइफल्स पकड़े उनके आसपास ही घूम रहे थे। उनके चेहरे काले नकाब से ढके हुए थे। उनमें से एक ने स्टाफ की तरफ देखा। अबे, सब पास पास बैठो, ज्यादा हिलोगे तो गोली मार देंगे। सर, आप लोगों ने बैंक तो लूट ही लिया है, फिर हमें क्यों बंदी बना रखा है? अबे थोड़ा तो दिमाग लगा। पैसे लूटकर भागने वाले थे हम, लेकिन तुम में से किसी ने पुलिस को खबर कर दी और हमारे भागने से पहले ही वो आ गए। अब हमारे सुरक्षित बाहर निकलने का एक ही तरीका है, तुम लोगों को ढाल की तरह यूज करना। तभी उनका एक और साथी बैंक के पिछले हिस्से से घबराया हुआ उनकी तरफ आया। उसकी शर्ट पर खून की छींटें लगी हुई थी। अबे, तू इस तरफ क्यों आ गया? पुलिस पीछे वाले रास्ते से ना आए इसलिए ही तो वहाँ 2 लोगों को पीछे लगाया था। वो पीछे से कोई आ गया, उसने पकिया को मार दिया और उसका खून पीने लगा। खून पीने लगा? अबे दिमाग तो ठीक है तेरा? मैं किसी तरह जान बचा कर आया वहां से। तुम 2 लोग ऑटोमेटिक राइफल्स होते हुए भी एक आदमी से नहीं भिड़ पाए। चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ, देखता हूँ किससे घबरा कर भाग आया तू इस तरफ। भूरा, तू इन बैंक कर्मचारियों पर नजर रख, इनमें से कोई ज्यादा होशियारी करे तो उड़ा देना। एक रॉबर की निगरानी में सभी बैंक कर्मचारियों को छोड़कर बाकी दोनों रॉबर्स बैंक के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गए। बैंक के मुख्य हिस्से को पार करके जैसे जैसे वे पीछे बढ़ रहे थे, माहौल में एक अजीब सी शांति छा रही थी। वो बैंक के पिछले दरवाजे तक आए। सामने हरे भरे लॉन के अलावा और कुछ नहीं था। क्यों बे, तू तो कह रहा था कि कोई घुस आया है जो पकिया का खून पी रहा था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये अजीब सी आवाज कैसी है? जैसे कोई किसी का मांस खा रहा हो। ये तो दाईं तरफ से आ रही है। भाई उधर मत जा, उधर वही होगा। बैंक के पिछले दरवाजे से दाईं तरफ लॉन में कुछ घनी झाड़ियां थी। रॉबर धीरे धीरे बंदूक ताने उस तरफ बढ़ा। छत पर लगी बल्ब की रोशनी उस अंधेरे हिस्से को थोड़ा रोशन कर रही थी। तभी दोनों बैंक डकैतों ने सामने वो भयानक नजारा देखा। उनके ही साथी के ऊपर कोई साया चढ़ा हुआ था, जिसने शरीर से चिपकी काली कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। वो उनके साथी की गर्दन पर दांत गड़ाकर उसका खून पी रहा था। कौन है तू? छोड़ हमारे साथी को, वरना भून कर रख दूंगा। उस रॉबर की बात सुनकर वो साया रुक गया और उठकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जैसे ही रोशनी पड़ी, दोनों बैंक रॉबर्स की हालत खराब हो गई। उसका गहरे नीले रंग का चेहरा आम आदमी से ज्यादा चौड़ा था। हल्के अंधेरे में उसकी लाल आंखें
तेज चमक रही थीं और उसके खंजर जैसे दांतों पर खून लगा हुआ था। ये तो कोई पिशाच है जो हमारे दोस्त का खून पी गया। उस भयानक आदमी को सामने देखकर आगे खड़े रॉबर ने गोली चला दी। सामने खड़े भयानक साये के हाथ तेजी से घूमे। उसने एक एक करके उस रॉबर की राइफल से निकली सभी गोलियों को अपने बड़े नीले पंजे से हवा में ही पकड़ लिया। जब रॉबर ने गोली चलानी बंद की तो उस साये ने अपनी मुट्ठी से वो गोलियां जमीन पर गिरा दी। उसके नीले चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। वो तेजी से उन 2 रॉबर्स के ऊपर कूदा। उनकी चीख अंदर बैंक कर्मचारियों के पास खड़े उनके साथी तक भी पहुंची। वो कुछ करता उससे पहले ही माधव तेजी से 2 पुलिस वालों के साथ अंदर आ गया। उस रॉबर ने माधव की तरफ राइफल तानी, लेकिन माधव ने अपनी बंदूक का ट्रिगर पहले दबा दिया। माधव ने बैंक कर्मचारियों की तरफ देखा। आप लोग उठिए और यहाँ से निकलिए। चलिए जल्दी कीजिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अगर आप ना आते तो हमें बचना मुश्किल लग रहा था आज। सभी बैंक कर्मचारियों को माधव के साथ वाला एक कांस्टेबल बाहर ले गया। रॉबर के कंधे पर गोली लगी थी। वो राइफल छोड़कर अपना कंधा पकड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, अब भले ही मुझे अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन पहले मेरे साथियों का हालचाल ले लीजिए। मुझे बैंक के पिछले हिस्से से उनके चीखने की आवाज आई। हम तो तुझे अकेला जानकर ही बैंक के अंदर आए। जब तेरे साथियों के चीखने की आवाज बाहर तक आई, उनके चिल्लाने का कारण तो हमें भी समझ नहीं आया, लेकिन हमें यही सही मौका लगा अंदर घुसने का। इसको बाहर ले जाओ तुकाराम। बाकी लोग मेरे साथ बैंक के पिछले हिस्से की तरफ चलो। माधव बाकी पुलिस वालों के साथ बैंक के पिछले हिस्से की तरफ गया। वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या, तीनों बैंक रॉबर्स लॉन में मरे पड़े और इनकी त्वचा एकदम सफेद है। इनके गर्दन का मांस भी उधड़ा लग रहा है। इनकी लाश की कंडीशन भी उस लड़की प्रिया और आशीष सेठ के आदमियों जैसी है। सर, वो देखिए, वो बिल्डिंग्स पर चढ़कर कौन भाग रहा है? माधव की नजरें भी उसी तरफ गईं जहां पुलिस वाले ने इशारा किया था। बैंक की बाउंड्री वॉल से पार एक साया तेजी से इमारतों पर चढ़कर लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। इसी ने इस बैंक लुटेरे को मारा है।